नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 10वीं की परीक्षा के लिए हमने विज्ञान का प्रश्न पत्र अपलोड किया है, संस्कृत का भी हल प्रश्न पत्र अपलोड किया है। आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। खंड ए से, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे? तो सही ऑप्शन होगा दिल्ली। लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, सही ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी, सही ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आना सागर अजमेर में है, सुमेलित है। पिछोला झील उदयपुर में है, सम्मिलित है। ताल छापर चूरू में सम्मिलित है। फतेह सागर जयपुर, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी, इसका हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है लोकतंत्र, ब है जनतंत्र, स है प्रजातंत्र और द है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, लोकतंत्र देश की देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, ये कथन निम्न में से किस विद्वान का है? लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, ये कथन किसका है? जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल का। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? ए ऑप्शन 500, बे में है 552, से में है 530 और गे में है दे में है 545। प्रश्न क्रमांक 8 ऑप्शन सही राइट होगा 552। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? नौवां प्रश्न है, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? पुनः चक्रण, से ऑप्शन राइट होगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? पंचवर्षीय योजना की समय अवधि पूछी है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की। सही ऑप्शन होगा 1951 से 56, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न क्रमांक 2, एक अंक बार है इसका, एक पंक्ति में उत्तर देना है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यभूति। पुष्यभूति। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न ले रहे हैं, भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? एक विधानसभा का जो प्रत्येक विधायक होता है वह कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो जनसंख्या होनी चाहिए 75,000। उस विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या है 75,000 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक जो सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ में उत्पादित किया जाता है। तो सीमेंट नगरी किसे कहेंगे? चित्तौड़गढ़ को। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय
विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रति वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 7, समस्त ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण में, उनका एक उद्देश्य है शौचालय का निर्माण करना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना। 8वां प्रश्न है, लोकतंत्र के रूप में सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र के रूप में सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन व जन्म के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद न कर सभी को समान समझा जाएगा। समान समझना, ये होता है सामाजिक लोकतंत्र। 9वां प्रश्न है, भारत में तिलहन उत्पादन में रिक्त स्थान राज्य का प्रथम स्थान है। भारत में तिलहन उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? प्रश्न क्रमांक 9, राजस्थान का रिक्त स्थान में आएगा। राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। भारत में तिलहन उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। 10वां प्रश्न है, ग्राहम बेल ने रिक्त स्थान का आविष्कार किया जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। टेलीफोन। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? टेलीफोन का। अगला प्रश्न है 11वां, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में प्रथम स्थान है। 11वां प्रश्न है, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत देश का प्रथम स्थान है। 12वां प्रश्न ले रहे हैं, मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए। 12वां प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए। मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य क्या क्या है? एक तो राजस्व एकत्रित करना और आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। 13वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे न तो कोई अपील करने का अधिकार था, न दलील करने का, न ही कोई वकील करने का अधिकार था। इसीलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, नकदी फसलें क्या है? कोई 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। नकदी फसलें कौन कौन सी है? नकदी फसलें जैसे कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, जूट है, वह फसलें होती है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा पैदा की जाती है, नकदी फसलें कहलाई जाती है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? आपके विचार से तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर एक तो परिवहन की सर्वाधिक जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था के समय प्रत्येक दिशा की जनसंख्या के घनत्व का भली भांति अध्ययन करके प्रत्येक यातायात सिग्नल जो होता है, सिग्नल पर समय निर्धारित किया जाए। अगला प्रश्न है 16, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। भारत में आर्थिक नियोजन के 2 उद्देश्य है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और दूसरा है उपलब्ध जो मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? किसी शहर का औद्योगिक प्रदूषण है उसे दूर करने के लिए हमें निरंतर विकास की योजना के अंतर्गत टिकाऊ, संवर्धित और सुविकसित औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाना होगा। 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक 2 परिस्थितियां लिखिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए देश में एक आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो, युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो, व्यक्तियों के मध्य धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, रंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। 19वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य बताइए। लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखने का कार्य करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है और लोकसभा के समस्त जो कार्यक्रम एवं कार्यवाही होती है वो निश्चित करना लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 20वां प्रश्न है, जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या है कि
तीन बिंदुओं के रूप में कर सकते हैं, एक अल्पकालिक मुद्दे के रूप में, दूसरे मध्यकालीन मुद्दे के रूप में और दीर्घकालीन मुद्दे के रूप में। अल्पकालीन मुद्दे क्या होते हैं? जिसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, जैसे गर्भ निरोधक उपाय। मध्यकालीन मुद्दे हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मध्यकालीन मुद्दों के अंतर्गत ये रखा गया है कि सन 2010 तक भारत की जन्म दर को विस्थापन स्तर पर लाया जाएगा। और दीर्घकालीन मुद्दे होते हैं जिसके अंतर्गत टिकाऊ आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सन 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर 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 जनसंख्या स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 21वां प्रश्न है, गरीबी निवारण के उपाय बताइए। प्रश्न क्रमांक 21, गरीबी निवारण के क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय जो है वो है शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं को प्रसार करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की व्यवस्था करना। सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता भी होती है। जनसंख्या पर नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार और जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण उपाय है गरीबी निवारण के लिए। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? उपभोक्ता के रूप में आपके कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो सबसे अब उपभोक्ता जो होता है, जो खरीदार होता है या किसी सेवा का उपभोग करने वाला होता है, जो क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्यों के भुगतान की जो रसीद होती है, रसीद, बिल, कैश या संविदा आदि का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त करना। वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित रूप से पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा है वस्तु और सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित कर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करना। वस्तुओं पर श्रेणी कर गुणवत्ता के चिन्हों जैसे ISI मार्का और SG, ISO, FPO या ECO, इन सबको देखना। अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज और प्रमाण एकत्रित करना। विक्रेता या विनिर्माता आदि उपभोक्ता की शिकायत पर यदि ध्यान नहीं देता है तो अविलंब उपभोक्ता जो न्यायालय है, राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन या उपभोक्ता मंच से संपर्क स्थापित करना। अगला प्रश्न ले रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है, उनका वर्णन करना। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जैसे राष्ट्रपति के पास में है संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, जिसे 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। इसके अतिरिक्त वह लोकसभा में भी 2 आंगल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। दूसरा बिंदु ले सकते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। संसद का अधिवेशन न होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के अध्यादेश संसद के कानूनों के समान ही प्रभावशाली होते हैं। तीसरा बिंदु लेते हैं, विधायी क्षेत्र का प्रशासन संबंधी शक्ति। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने या बैठकों का जो समय निश्चित करने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। वह संसद के सत्रों को स्थगित भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भी भंग कर सकता है। अगला बिंदु है विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति के पश्चात ही कानून का रूप लेते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 23 का ही जो अथवा में है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। दूसरा लेते हैं मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करना, परिवर्तन करना। तीसरा है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन या लोकसभा का नेता के रूप में। अगला प्रश्न मानचित्र संबंधित है। भारत के 5 कोयला क्षेत्र या भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियां। 25वां प्रश्न भी मानचित्र से संबंधित है। 26वां प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। सल्तनत कालीन में केंद्रीय व्यवस्था कैसी थी? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था 2 भागों में विभक्त थी, एक तो केंद्रीय और प्रांतीय। तुगलक काल में प्रांतों को सिक्कों में विभाजित कर दिया गया था। सिख का अध्यक्ष है वो सिकदार होता था, जो सैनिक पदाधिकारी होता था। सिख परगने में विभाजित कर दिए गए थे।
इसके अलावा सुल्तान राज्य का प्रमुख होता था। अमीर जो होता था, सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहता था। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क और गैर तुर्क थे। केंद्रीय संस्था के रूप में मजलिस एक खलवत मंत्रिपरिषद होती थी और वजीर, इन सब का वर्णन करना है। वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 28, राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे, वर्णन कीजिए। कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं या वित्तीय शक्तियां या उनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं, 28 प्रश्न ही है, 28वां प्रश्न का ही अथवा में मुख्यमंत्री के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, ये अथवा के प्रश्न है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है जिसे हल किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।